ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है इसमें कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में? नो सर। सर थोड़ा रिवाइज करेंगे। अभी तो रिवाइज किया कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर को क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, दो फंक्शन देखे थे हमने, एक सम एक्स। ठीक है, सम क्या है? एक एग्रीगेटिंग फंक्शन है, वाइल सम एक्स इटरेटिंग फंक्शंस। इटरेटिंग फंक्शन मतलब क्या कि एक्सप्रेशन जो हम पास करते हैं, एक्सप्रेशन मीन्स जो कैलकुलेशंस आपको करना है, हर एक रो में वो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, एंड देन सारे टेबल्स के रो खत्म होने के बाद एंड ऑफ द कैलकुलेशंस जो वर्चुअली एक कॉलम बनेगा उसका सम वो करके देगा आपको, अगर आपने सम एक्स यूज किया हुआ है इटरेशन फंक्शंस। जैसे सम एक्स इटरेशन फंक्शंस है, वैसे जितने एग्रीगेटेड फंक्शंस बाकी के हैं, जैसे काउंट एक्स है, मैं मिन फंक्शन बोलूँ तो मिन का एग्रीगेशन या इटरेटर फंक्शंस है मिन एक्स, मैक्स का मैक्स एक्स, ठीक है, एवरेज का एवरेज एक्स। तो इटरेटर फंक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? उसके लास्ट में एक्स होता है, एग्रीगेशन फंक्शंस के लास्ट में अगर एक्स लगता है देन वील से दिस इज द इटरेटर फंक्शंस। इटरेटर फंक्शंस का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब जो फंक्शंस हम लिखते हैं, तो फंक्शंस में हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, फर्स्ट इज टेबल नेम, सेकंड नेम इज एक्सप्रेशंस। लेकिन जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं उनमें हम बस कॉलम्स का रेफरेंस देते हैं, राइट? क्योंकि सम करनी है तो कॉलम चाहिए हमें, एवरेज निकालना है तो कॉलम चाहिए। अगर मैं मिन फंक्शन यूज करूँ और कॉलम का रेफरेंस दूँ, सो आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर मैं मिन फंक्शन यूज करता हूँ और किसी कॉलम का रेफरेंस देता हूँ, लेट्स से कि मैंने सेल्स के कॉलम का रेफरेंस दिया, सो आउटपुट विल बी व्हाट? मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, हम कॉलम का रेफरेंस दे रहे हैं। अगर मैंने मैक्स यूज किया है तो उस कॉलम के अंदर की मैक्स वैल्यू मुझे देगा वो, अगर एवरेज किया है तो उस कॉलम का एवरेज देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है ये? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इम्प्लिसिट मेजर एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेजर। ठीक है, तो इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है? जैसे कोई भी न्यूमेरिक कॉलम है, अगर मैं कैनवास की बात करूँ, इस वाइट कैनवास के ऊपर कोई भी न्यूमेरिक कॉलम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, जैसे कि ये सेल्स फैक्ट का टेबल है, तो दिस ऑर्डर लाइन आइटम नंबर या ऑर्डर क्वांटिटी, दोज आर न्यूमेरिक कॉलम। यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि दोज आर न्यूमेरिक कॉलम। अगर इस न्यूमेरिक कॉलम्स को मैं यहाँ पे वैल्यूज के सेक्शन में पुट करता हूँ तो कुछ वो एग्रीगेशंस परफॉर्म करता है। हमने पावर बीआई को बोला नहीं है कि तुम ऑर्डर क्वांटिटी का सम करो, ठीक है, वो डिफॉल्ट सम एग्रीगेशंस करके आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो ये एग्रीगेशन जो पावर बीआई खुद से कर रहा है, वो खुद से डिसाइड कर रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी का मुझे सम करना है, दिस इज इम्प्लिसिट। ये वर्ड इम्प्लिसिट क्या है कि वो पावर बीआई खुद डिसाइड कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट मतलब आप मेजर्स बना के वहां पे सम फंक्शन यूज करके डिफाइन कर रहे हो कि ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम की सम करो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक मेजर बनाया आपने, जैसे हमने टोटल सेल्स का मेजर बनाया था, राइट? इस टोटल सेल्स में या टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मुझे सम चाहिए, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे काउंट नहीं चाहिए, मिन नहीं चाहिए, मैक्स नहीं चाहिए, मुझे सम चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सम का। तो जब मैं कुछ डिफाइन करता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करके, फंक्शन यूज करके डिफाइन करके वैल्यूज ला रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट एक्सप्लिसिट मेजर्स। एंड ये डायरेक्टली ड्रैग कर रहा हूँ मैं सेक्शंस के अंदर, विजुअल्स के अंदर, तो ये डिफाइन कर रहा है, खुद से डिसाइड कर रहा है कि मुझे सम करनी है। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो ये डिफॉल्ट सम देगा, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे एवरेज चाहिए तो वो एवरेज का आउटपुट देगा। बट ये कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशंस आपने उसको करने के लिए बोला नहीं है, वो डिफॉल्ट ले रहा है, खुद से कर रहा है। लेकिन मेजर्स में आप क्या कर रहे हो? उसको बता रहे हो कि तुम सम करो, ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम का सम करो। आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि कौन सा एग्रीगेशन आपको चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट मेजर्स एंड एक्सप्लिसिट मेजर्स। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? यस सर। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज implicit filtering and explicit filtering। ठीक है,
फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन। हमने पावर बीआई में मॉडल बनाया, करेक्ट। मॉडल मतलब क्या किया, हमने टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स प्रोवाइड की। रिलेशनशिप्स हमें क्यों बनाई है, क्योंकि हमें मल्टीपल टेबल्स का रेफरेंस लेना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू डू द एनालिसिस, राइट। क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन टेबल्स में ओनली बिजनेस वैल्यूज है, वहाँ पे प्रोडक्ट के आईडीज है, कस्टमर की आईडीज है, कस्टमर का नाम नहीं है, कस्टमर का डिटेल नहीं है। लेकिन जब मुझे एनालिसिस करना है तो मुझे कस्टमर के नाम के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। तभी तो जो ये रिपोर्ट देखने वाला है उसको पता चलेगा, क्योंकि आईडी से उस यूजर को पता नहीं चलेगा, या जो कंज्यूमर है आपकी रिपोर्ट का उसको पता नहीं चलेगा कि ये आईडी किस कस्टमर का है, या ये प्रोडक्ट आईडी किस प्रोडक्ट का है, जब तक प्रोडक्ट का नाम नहीं आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट के नाम से ही एनालिसिस होगा, उसके आईडी से एनालिसिस नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का नाम या कस्टमर का नाम या टेरिटरी का नाम उनके डायमेंशन टेबल्स में अवेलेबल है। उन डायमेंशन टेबल से वो कॉलम्स को अगर हमें रेफर करना है तो रिलेशनशिप्स के थ्रू हमें आईडी के कॉलम्स हमने कनेक्ट किए हुए हमारे ट्रांजैक्शन टेबल के साथ, ठीक है। दैट्स व्हाट एनालिसिस डू, एंड एनालिसिस ऐसे ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक विजुअल ले रहा हूँ, विजुअल्स में हमारे पास टेबल्स एंड मैट्रिक ऐसे दो विजुअल्स हैं, ठीक है। डिफरेंस हम देखेंगे जब विजुअल्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, विल सी कि डिफरेंस क्या है टेबल्स के अंदर। सिंपली मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल विजुअल ले रहा हूँ। टेबल मतलब आई कैन क्रिएट अ टेबल। मैं यहाँ पे कॉलम्स के फील्ड में यहाँ से कॉलम्स उठा के यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फुल नेम, जो हमारा कस्टमर का नाम है, मैं फुल नेम लिया मैंने, तो फुल नेम की लिस्ट मेरे सामने कॉलम के फॉर्म में आ गई। देन आई कैन ड्रैग टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बिलो दैट, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है वो मुझे दिखाई दे रही है। देन आई कैन क्रिएट टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेल्स कैलकुलेशन हमने कैसे किया है याद है, हमने समएक्स फंक्शन यूज करके भी किया हुआ है, हमने सेल का एक कॉलम क्रिएट करके भी टोटल सेल्स कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो दिस टोटल सेल्स में यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो अगर इस टोटल सेल को, इस मेजर को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले रहा हूँ तो मुझे ये ऑलवेज स्केलर वैल्यू देगा। ये हमने देखा है कि मेजर्स ऑलवेज गिव यू स्केलर वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू देता है। लेकिन उस वैल्यू को, उस मेजर को अगर मैं किसी कैटेगरी के साथ एनालिसिस करता हूँ तो उसका ब्रेकडाउन मुझे देगा कि अगर मैं इस टोटल सेल्स को या इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर्स को कस्टमर के साथ एनालिसिस कर रहा हूँ तो हर एक कस्टमर का ब्रेकडाउन देगा कि उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, सेल कितनी है, ठीक है। ये जो इंटरनल बैकग्राउंड या इंटरनल फिल्ट्रेशन हो रहा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर उसका ऑर्डर क्वांटिटी 18 है, सेल इतना है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है। ये फिल्ट्रेशंस आप नहीं कर रहे हो, ये पावर बीआई खुद से कर रहा है इंटरनली। उसके लॉजिक के हिसाब से ये फिल्ट्रेशंस वो इंटरनली कर रहा है। हर एक रो के लिए वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, मेजर्स को ब्रेक डाउन कर रहा है इस कस्टमर की नेम के हिसाब से, ठीक है। तो ये हुआ इम्प्लिसिट फिल्टर। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इंटरनल। पावर बीआई खुद डिसाइड करता है इंटरनली, आप उसको डिफाइन नहीं करते। आपने उसको नहीं बोला है कि मुझे एबी राना का ऑर्डर क्वांटिटी कितना है और टोटल सेल कितना है, ये सेपरेटली डिफाइन करके दो, ये उसने खुद किया है कैलकुलेशंस, ठीक है। आपने बस दो मेजर्स बनाए थे एंड फुल नेम का कॉलम आपने इस विजुअल में डाला है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट फिल्टरिंग डन। ये इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फिल्ट्रेशन। एक्सप्लिसिट फिल्ट्रेशन क्या होगा, अगर मैं बाहर से कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, लेट्स से कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए देखना है कि कितने कस्टमर से कितनी ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स है, इस हिसाब से मैं फिल्ट्रेशन लगाना चाहूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्लाइसर विजुअल यूज करता हूँ, जो हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशंस के लिए। मैंने स्लाइसर्स विजुअल लिया और यहाँ पे हमारा जो टेरिटरी का जो कॉलम है या टेबल है, इसके अंदर जो कंट्री का कॉलम है, उस कंट्री के कॉलम को मैंने ड्रैग किया यहाँ पे। तो मेरे सामने कंट्री की लिस्ट आ गई। इस लिस्ट के थ्रू मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया, ठीक है। तो दिस विजुअल देखो, इसमें कुछ चेंजेस हुए। अगर मैं लेट्स से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करता हूँ तो दिस विजुअल अगेन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शंस। सो इसका क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर कंट्री के सिलेक्शन के हिसाब से मेरे कस्टमर के नाम चेंज हो रहे हैं, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू आ रहे हैं। तो मैं एक एक्सटर्नल फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इस रिपोर्ट्स के ऊपर टू फिल्टरिंग द डेटा।
सो ये एक्सटर्नल फिल्ट्रेशंस मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, ठीक है। इन शॉर्ट, इम्प्लिसिट फिल्टरिंग मतलब इंटरनल फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग मतलब आउटसाइड, आप आउटसाइड फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फिल्टर अप्लाई कर रहे हो। ये टर्म्स याद रखना, इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको कभी कभी ये टॉपिक पूछते हैं कि व्हाट इज इम्प्लिसिट मेजर, व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेजर, या व्हाट इज इम्प्लिसिट फिल्टरिंग, व्हाट इज एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है ये ऑनलाइन स्टूडेंट? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सो ये जो इम्प्लिसिट फिल्टरिंग है या एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग है, अगेन फिल्टरिंग के दो अलग टाइप पड़ते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ऐसा एक टर्म आता है कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये भी एक टर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के दो टाइप आते हैं, एक आता है रो कॉन्टेक्स्ट, एक आता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये दो टाइप आते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के। हमने जो अभी पढ़ा इम्प्लिसिट फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, ये अलग कंसेप्ट है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछेंगे तो इस वे से ही पूछेंगे कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फिल्टरिंग एंड एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, एंड अगर कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, कभी इतना भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, तो आपको वो अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर आस्किंग अबाउट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एक ही है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, उसके दो टाइप आते हैं, रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अभी जो हमने जो कंसेप्ट अंडरस्टैंड की एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग की या इम्प्लिसिट फिल्टरिंग की, ये आते हैं सब टाइप में हमारे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के, ठीक है। ओके, सो अगर मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, तो मैं उसको पहले जवाब दूंगा कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज रो कॉन्टेक्स्ट, सेकंड वन इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। सो रो कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट, मैं हर एक रो के लिए कुछ एक्सप्रेशन पास करके, जैसे हमने इटरेशन फंक्शंस यूज किया, हमने हर एक एक्सप्रेशन को हर एक रो वाइज कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट लाया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ रो कॉन्टेक्स्ट। आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हर एक रो में पास होता है, एक्सप्रेशन कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, आपको एक रिजल्ट देता है। ये फिल्ट्रेशन जो है या ये कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको हम बोलेंगे रो कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट हर एक रो में पास होता है आपको आउटपुट देने के लिए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रो कॉन्टेक्स्ट। एंड व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है बैकएंड में, ये हमें अगर जानना रहेगा तो अगेन लेट्स से मैं मॉडल व्यू में जाता हूँ, ठीक है। मॉडल व्यू में जब मैंने स्लाइसर से यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट किया था, तो क्या होगा, टेरिटरीज का हमने कंट्री का कॉलम यूज किया है स्लाइसर्स में, इससे हमने यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट किया है। तो जो रिलेशनशिप्स आपने बनाई है, ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर पास होगा आपके इस सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का फिल्टर इस रिलेशनशिप के थ्रू इस ट्रांजैक्शन टेबल में पास होता है, फिर इस ट्रांजैक्शन टेबल को वो फिल्टर आउट करता है इस यूनाइटेड किंगडम के आईडी के बेसिस पे, ठीक है। ये सब बैकएंड में होता है, उसका वो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है। वर्चुअल टेबल मतलब एक इमेजिनरी टेबल, पावर बीआई उसकी मेमोरी में उसका एक इमेजिनरी टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। वो इमेजिनरी टेबल जब क्रिएट हो जाता है, उस इमेजिनरी टेबल के बेसिस पे जो आपने मेजर्स बनाए थे, आपने मेजर्स क्या बनाया था, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी या सम ऑफ टोटल सेल्स, जो कॉलम्स आपके पास थे वो कॉलम सेल्स फैक्ट टेबल में ही थे ना। तो जब जब मैं यूनाइटेड किंगडम के बेसिस पे इस टेबल को फिल्टर आउट करूंगा तो कुछ रोज कम हो जाएंगे, क्योंकि बस यूनाइटेड किंगडम के ही रोज रहेंगे उस इमेजिनरी टेबल के अंदर। फिर उस इमेजिनरी टेबल के अंदर का जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम होगा, वो उसका सम लेगा एंड आउटपुट निकालेगा। जो सेल का कॉलम था उसका सम लेगा और आउटपुट निकालेगा, एंड देन इस विजुअल के अंदर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट।
ये समझ में आया? एक्सप्लेन कर पाओगे? ठीक है, तो सिंपल वे से याद रखो, जब इंटरव्यूअर आपको पूछे तो आपको कैसे बताना है कि लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल, वी हैव वन टेबल containing this column. Let's say we have full name, order, quantity. दो ही एक ही मेजर लो कि let's say we have full name and we have order, quantity, and we have another table territory which is connected to our sales fact table. In order to filter this full name, this customer data based upon a country, we can create one slicers, and in that slicers we select, let's say select United Kingdom. So behind the scene, what is happening? This United Kingdom filtration passed into the sales pack table through the relationships, and it filtered the sales pack table. So one imaginary table is created, and based upon that imaginary table, this measures gives you a results, and based upon that results, this full name or this customer name get distributed accordingly as per the implicit filtering. जो हमने कंसेप्ट देखा अभी कि इम्प्लिसिट फिल्टरिंग कैसे होता है, इंटरनल फिल्टर होता है, जो आपके विजुअल्स में जो आपने फुल नेम का कॉलम यूज किया उस फुल नेम के हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड रो कॉन्टेक्स्ट। जो मैं ये फाइल आपको दूंगा इसमें भी वो चीजें मेंशन है विद एग्जांपल, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें इस फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, आप जैसे जैसे हमारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हुआ है वो चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो। तो और टेक्निकली टर्म्स जो है, अगर किसी को डेफिनेशन ही चाहिए प्रॉपर किसी को बताने के लिए तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो इस फाइल का। ठीक है, ये डिटेल फाइल है पूरी, लेकिन जितना हमने पढ़ा है वहां तक ही पढ़ो, उसके आगे मत जाओ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे आया वापस। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उतना कंसेप्ट एटलीस्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इम्प्लिसिट फिल्टरिंग, एक्सप्लिसिट फिल्टरिंग, देन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जिसमें आता है रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, सिंपली आप बोल सकते हो कि लाइक इटरेटर फंक्शन, कि हर एक रो के लिए जो एक्सप्रेशन आप पास कर रहे हो वो इटरेट होता है एंड आपको एक रिजल्ट देता है। सो रो वाइज वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, मतलब रो वाइज उसका कैलकुलेशन होता है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड रो कॉन्टेक्स्ट। एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मतलब जब इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल फिल्टर ऑन पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो उस एक्सटर्नल फिल्टर्स को पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को फिल्टर करने के लिए बैकएंड में वो क्या करता है, जो रिलेशनशिप्स जो मॉडल हमने बनाया है उसका यूज करके वो टेबल्स को फिल्टर करता है। दैट दिस इज नथिंग बट अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, so let's understand more DAX functions। तो नेक्स्ट DAX functions है, हमने अभी तक कितने DAX function देखे? नहीं, 3. 3 DAX function देखे हमने। एक रिलेटेबल देखा, रिलेटेड Sum देखा, सॉरी रिलेटेड, related. देन सम एक्स। ठीक है, सो लेट्स से मुझे अगर इस ऑर्डर क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, सो हाउ कैन वी डू दिस? तो मैं कैलकुलेशंस पे जाके मेजर सेलेक्ट कर लूंगा एंड इस मेजर को नाम दे सकता हूं मैं एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज, देन आता है हमारा टेबल का नाम, सॉरी कॉलम का नाम। सो दिस इज माय ऑर्डर क्वांटिटी। So average of order quantity gives me this 1.53। अगर इस एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम्स को मैंने यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, क्या लगता है आपको कि क्या होगा? इस एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे डाल दिया इस टेबल में, कुछ वैल्यूज दे रहा है मुझे 1.67,
ठीक है, दिस इज अनरियलिस्टिक फिगर्स, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। आप ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं कभी करोगे कि इस कस्टमर में अगर 4 ऑर्डर किया है तो इसका एवरेज कितना है, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशंस नहीं होता है, ऐसा एनालिसिस नहीं होता। सो हमें ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिपोर्ट के लिए विजुअल्स बना रहे हैं, तो वो एनालिसिस भी रियलिस्टिक चाहिए, ठीक है। जैसे कि एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी में मैं क्वांटिटी का एवरेज ले रहा हूँ, बट इसका कुछ मीनिंग बनता नहीं है कि मैं किसी कस्टमर का ऑर्डर क्वांटिटी तो कैलकुलेट कर रहा हूँ 4, लेकिन उसका एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी भी निकाल रहा हूँ 1। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे सीजर नाम का जो कस्टमर है उसने 4 क्वांटिटी ऑर्डर की है, सो उसका एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मैंने बस ये विजुअल्स या ये जो मेजर्स बनाया, दिस इज व्हाट फॉर व्हाट, कि हम ऐसे एग्रीगेशन फंक्शंस जो बचे हुए फंक्शंस हैं आप उनको यूज करो, ठीक है, ट्राई करो उसको मेजर्स के फॉर्म में लाने का। जैसे हमने एवरेज एंड सम देखा, तो अदर फंक्शन से काउंट बचता है, मीन बचता है, मैक्स बचता है, ठीक है। उनको यूज करके वैल्यूज लाओ एंड क्रॉस चेक करो इस टेबल व्यू में कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऑर्डर क्वांटिटी की, वो आपको मेजर जो आपका आउटपुट दे रहा है वो बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। So next measure is, next function is, let's say if statement, ठीक है। if statement मतलब क्या, कंडीशनल। तो Statement. if statement का यूज हमने पावर क्यूरी में भी किया है, ठीक है। किस टाइम पे किया था हमने पावर क्यूरी में यूज, एक कंडीशनल कॉलम बनाने के लिए किया था। आपको याद होगा कि हमने एक एनुअल इनकम का एक कॉलम था जिसके बेसिस पे हमने कुछ कंडीशंस पुट की थी कि अगर इनकम की लेवल मेरी 1 लाख है, 1,50,000 से ज़्यादा है समथिंग, तो मुझे वेरी हाई चाहिए, नहीं तो एवरेज चाहिए। सो दिस थिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डेक्स आल्सो, ठीक है। उस टाइम पे हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक इट कि हमने जो कॉलम वहाँ पे बनाया था उसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं बनाने का। तो मैं नाम दे रहा हूँ इसको कि इनकम लेवल, मेजर का नाम इनकम लेवल लूंगा। लेट्स मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करता हूँ, तो मैं यार इफ डालू तो दिस इज माय फंक्शन इफ फंक्शन में इंटेलिजेंस हमें क्या बता रहा है कि आपको एक लॉजिक पास करना पड़ेगा, देन अगर ये लॉजिक ट्रू है आपका तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर लॉजिक ट्रू है तो मुझे एक रिजल्ट सेट पास करना है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अगर लॉजिक फॉल्स है तो मुझे कौन सा रिजल्ट चाहिए वो मुझे यहाँ पे देना है। सो लॉजिक, अगर लॉजिक ट्रू है तो क्या रिजल्ट चाहिए आपको, अगर लॉजिक फॉल्स है तो क्या रिजल्ट चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में डाल रहा हूँ कि लेट्स से अगेन दिस इज नीड टू बी मेजर और कॉलम। ये जो कंडीशनल कॉलम हमने बनाना है तो इसके लिए मुझे मेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा या कॉलम बनाना पड़ेगा, Column. यस, ठीक है। तो ये चीज अभी भी हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें कॉलम्स बनाना है या मेजर बनाना है, ठीक है। मेजर्स हमें एक आउटपुट देगा, सिंगल स्केलर आउटपुट देगा, लेकिन हमें आउटपुट कैसे चाहिए, हमें रो वाइज आउटपुट चाहिए, राइट। सो अगेन आई गो टू दिस सेल्स फैक्ट, सॉरी कहाँ पे था वो, आई थिंक ये कस्टमर, yes, this is the annual income column in customer and this is what we created in Power Query, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, मुझे इस टेबल में बनाना है, तो मैं कस्टमर के इस 3 डॉट्स पे जाके न्यू कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ या अदरवाइज यहाँ से भी कर सकता हूँ न्यू कॉलम। आई सेलेक्ट ऑन न्यू कॉलम, इसको नाम देते हैं लेट्स से इनकम लेवल बाय डेक्स। डेक्स का फुल फॉर्म क्या है, Expectations. ओके। सो मैं इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, इफ फर्स्ट कंडीशन में पास कर रहा हूँ यहाँ पे से annual income, customers annual income is greater than 1,50,000, right? Just a minute. Okay, so if this customer annual income is greater than 1,50,000, then output should be very high, right? जब भी मुझे कोई टेक्स्ट आउटपुट चाहिए
ठीक है, तो मुझे ऑलवेज डेक्स में डबल कोट यूज करना पड़ता है। वी नेवर यूज सिंगल कोट इन डेक्स, वी ऑलवेज यूज फॉर टेक्स्ट डबल कोट। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है बिकॉज जब आप सीक्वल पढ़ोगे तो वहां पे सिंगल कोट यूज करते हैं, बट इन पावर भी है हमें डबल कोट यूज करना पड़ता है। ठीक है, so customers annual income is greater than 1,50,000 then output should be very high। यहाँ पे very high डाल रहा हूँ। and if it is false, जब कस्टमर का एनुअल इनकम 1,50,000 से कम है, तो फॉल्स जब होगा तो हमें अगेन एक इफ स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा कि अगर वो 1,50,000 से कम है तो क्या है। नहीं, तो मैं यहाँ पे अगेन एक दूंगा कि इफ कस्टमर्स एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1 लाख, 1,50,000 से ज्यादा है तो मुझे पता चला कि वेरी हाई है। लेकिन अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो हमने क्या कंडीशन दी थी। सो सी दिस इज माय फर्स्ट इफ। इस इफ का रिजल्ट ट्रू का मैंने आउटपुट लिया है वेरी हाई 1,50,000 का। लेकिन जो सेकंड लॉजिक है फॉल्स के लिए, इसके लिए मुझे अगेन एक इफ स्टेटमेंट डालना है जो चेक करेगा कि अगर 1,50,000 से वो वैल्यू ज्यादा नहीं है तो 1,50,000 से कम है, तो वहां पे मैं अगेन एक लॉजिक चेक कर रहा हूँ कि अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो उसका अपर लिमिट तो 1,50,000 हो गया, तो लोअर लिमिट भी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर वो वैल्यू 1,50,000 से ज्यादा नहीं है तो 1 लाख से ज्यादा है क्या। ठीक है, तो अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हमने आउटपुट में क्या चाहिए, तो मैं डबल कोट में यहाँ पे डालूंगा कि हाई कॉमा अगेन दिस रिजल्ट फॉल्स इस इफ के लिए है जो सेकेंड इफ हमने यूज किया। तो अगर वो एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है तो थर्ड कंडीशन बनती है कि वो 50,000 से ज्यादा है क्या। समझ में आ रहा है। तो माय थर्ड इफ इज इफ एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 50,000। अगर वो 50,000 से ग्रेटर है एंड 1 लाख से कम है तो क्या क्या आना चाहिए। सो एवरेज लेट्स से मैं ईवीजी यहाँ पे पास करता हूँ। नाउ अगर वो 50,000 से भी कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो मुझे फोर्थ इफ करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि अगर वो ठीक है एवरेज अगर 50,000 से ज्यादा है तो मुझे एवरेज आउटपुट मिलेगा, लेकिन कम है तो यहाँ पे लो दे दो मुझे आउटपुट। आई क्लोज दिस इफ। सी यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया तो इस इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ, करेक्ट। देन और एक ब्रैकेट दूंगा तो इस इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन थर्ड और एक दूंगा तो लास्ट जो फर्स्ट इफ था उसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। ये ब्रैकेट्स भी आपको ध्यानपूर्वक देने पड़ेंगे, अगर एक वन ऑफ ब्रैकेट मिस हो गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा। लेट्स से मैंने एक ब्रैकेट नहीं दिया, यहाँ पे 2 ही ब्रैकेट दिए। इफ आई एम ट्राइंग टू डू दिस वो आपको सिंटैक्स एरर का आउटपुट देगा। अभी इस केस में अगर लास्ट का मिस होता है तो वो अपने आप ले लेता है, लेकिन लेट्स से मैंने 2 मिस कर दिए, एक ही बस इतना ही क्लोज कर दिया। वो ले रहा है बट फॉर एग्जांपल दिस वन दिस काइंड ऑफ थिंग्स ले रहा है, बट हमें ऑलवेज ये चेक करना है कि हम हर एक इफ का जो है वो ब्रैकेट क्लोज करें। तो जैसे जैसे आप इफ का ब्रैकेट क्लोज करते जाओगे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि आप कौन से इफ का ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो और कौन सी कंडीशन क्लोज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ्स। इफ्स के अंदर इफ्स आप यूज कर रहे हो तो दिस इज व्हाट कॉल्ड नेस्टेड इफ्स। अगर एक सिंगल इफ कंडीशन हो दिस इज अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है, लेकिन मल्टीपल इफ्स की कंडीशन हो तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए इजी नहीं होता। आपको हर एक चीज को क्रॉस चेक करना होता है कि दिस ये इफ की कंडीशन के लिए अगर ट्रू है तो हाई मिलेगा, देन फॉल्स कंडीशन को चेक करने के लिए ये अनदर इफ यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अगर लेट से मैंने यहाँ पे जो पुराना पावर क्यूरी का जो इनकम था इसके ऊपर लेट से मैंने एवरेज के ऊपर फिल्टर आउट किया कि हमें यहाँ पे भी हमारा जो कैलकुलेशन है ये आउटपुट दे रहा है किसी, हमें एवीजी आउटपुट मिल रहा है एवरेज। यहाँ पे मुझे एवीजी मिलेगा बस, एवीजी एंड लो।
सो यहाँ पे हमने एवरेज के लिए कंडीशन यूज किया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू। पावर क्यूरी में हमने ग्रेटर देन या सिर्फ यूज नहीं किया था, हमने क्या किया था, ग्रेटर देन इन इक्वल टू यूज किया था। और इसीलिए हमें 50,000 के लिए वो क्या दे रहा है, पावर क्यूरी के हिसाब से 50,000 का कंडीशन क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, इसलिए एवरेज आ रहा है। लेकिन हमारे इफ के केस के में हमने क्या किया कि ग्रेटर देन 50,000 देन एवरेज, अदरवाइज 50,000 के लिए भी तुम लो ही मिलेगा तुम्हें। अंडरस्टैंड? इसमें किसी को कुछ डाउट है ये वाले इफ स्टेटमेंट में, इस फंक्शंस में? सर वो स्पेस दिया है हमने, वो क्यों दिया, मतलब वो समझ में नहीं आया। कौन सा, ये वाला? ये वाला राइट। ये बस मैंने डैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेस दिया। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, पर एक लाइन में लिखने के टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं होता ना कि हम किस इफ के लिए कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने ये दिया हुआ है। आप कितने भी दे सकते हो यहाँ पे, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, नथिंग मैटर्स। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये जो डैक्स है, ये डैक्स बनाया मैंने, बट ये जो डैक्स है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में दिख रहा है। इस डैक्स को अगर मुझे फॉर्मेट करना रहेगा तो डैक्स फॉर्मेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं उस केस में इस डैक्स को कॉपी कर लूंगा। आई विल गो टू गूगल, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डैक्स फॉर्मेटर। ठीक है, ये डैक्स फॉर्मेटर है। यहाँ पे आपको आपका डैक्स डालना है और आपने यहाँ पे बस क्लिक करना है कि फॉर्मेट, तो वो सिंप्लीफाइड वे में आपके डैक्स को फॉर्मेट कर देगा। इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, कॉपी। अगेन आई विल गो टू माय पावर बीआई और यहाँ पे मैं बस पेस्ट कर दूंगा इसको। हमने जो बनाया था उसके हिसाब से ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड होता है कि इफ़ के बाद उसने स्पेस दिया है, देन एक कंडीशन पुट किया, फिर सेकंड कंडीशन के लिए उसने यहाँ पे इफ दिया है। तो जितना डैक्स आपका सिंप्लीफाइड हो वो अंडरस्टैंड करने के लिए उतना ईजी होता है फॉर अदर डेवलपर्स। आपने बनाया है तो आपको अंडरस्टैंड होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि वो अदर डेवलपर्स को इतनी ईजिली अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर्मेट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं वेबसाइट? डैक्स फॉर्मेटर। ठीक है, नॉर्मली डैक्स फॉर्मेटर्स, अगर आपके पास कुछ बड़ा डैक्स है, लेट्स से कि आप ऑलरेडी डेवलप रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हो और आप में उसमें कुछ एरर्स वगैरह है आपको, और वो आपको सिंप्लीफाइड वे में देखने हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो कि वो कोड को यहाँ पे डैक्स फॉर्मेटर में पेस्ट कर देते हो और यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में उसको पहले फॉर्मेट कर लेते हो। देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी लॉजिक की कंडीशंस गलत हो रही है, या कौन सी लॉजिक चेक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जब तक, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोड्स जब बनते हैं तो वो एकदम कॉम्पैक्ट वे में बनाए जाते हैं, वो इतने आसानी से क्रैक नहीं होते या दिखता नहीं है हमें कि प्रॉपरली लॉजिक कैसे बिल्ड किया है। तो ऐसे कॉम्पैक्ट कोड को फिर हम पहले डैक्स फॉर्मेटर से फॉर्मेट कर लेते हैं, देन वी कैन एबल टू फाइंड आउट कि इशू क्या है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सर यहाँ पे जो डेटा अभी दिया है 5,000 ग्रेटर देन 50,000, तो 50,000 के अबव के डेटा के लिए ही एवरेज आना चाहिए था, मगर 50,000 जहाँ पे 50,000 है वहाँ पे भी लो आ रहा है। तो क्योंकि कंडीशन जो पुट की हुई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशंस पुट की थी हमने जब पावर क्यूरी में बताया था। हाँ, अगर इस केस में लेट्स से मैं पावर बीआई में यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं इक्वल टू डाल दूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे पुट करते हैं हम? ऐसे पुट करते हैं, राइट? इसके आगे इक्वल टू लगाते हैं। इफ आई हिट इंटर देन वो एवरेज ही देगा आपको। अभी यहाँ पे देखो, लेट्स से दिस इज माय, ये हमारा पावर क्यूरी का है, राइट? इस पे मैंने लेट्स से एवरेज का फिल्टर लगाया, इस कॉलम पे एवरेज का फिल्टर लगाया और मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट वाला कॉलम, तो यहाँ पे भी एवरेज ही दिखेगा मुझे। इवन इफ आई फिल्टर आउट दिस तो अभी यहाँ पे बस एवीजी ही दिखेगा, लो नहीं दिखेगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू दे रहा है दोनों कॉलम्स आपको। ठीक है, समझ में आया ये? जैसे इफ स्टेटमेंट है, अगर आपको नेस्टेड इफ्स यूज करने पड़ रहे हैं आपके डैक्स में, तो अनदर फंक्शंस पिक्चर में आता है, स्विच। ठीक है,
तो सेम क्यूरी स्विच फंक्शन यूज करके हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से मैं अगेन कैलकुलेशंस पे जा रहा हूँ एंड आई क्रिएट वन, सॉरी, इन मेजर्स वी एक्चुअली क्रिएटेड कॉलम्स, राइट? सो कस्टमर के यहाँ पे मैं अगेन एक न्यू कॉलम ले रहा हूँ एंड यस को नाम देते हैं लेट्स से इनकम लेवल यूजिंग स्विच इक्वल टू स्विच फंक्शन स्टार्ट होता है, नाम है उसका स्विच। स्विच फंक्शंस में पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर पास होता है एक्सप्रेशंस। दिस एक्सप्रेशन मींस कि जो लॉजिक आपको चेक करना है वो लॉजिक अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप करता हूँ ट्रू, कि अगर मेरा एक्सप्रेशन जो लॉजिक में पास करने वाला हूँ वो अगर ट्रू है तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू के लिए पास कर रहा हूँ, ट्रू वैल्यू रहेगी मेरी लेट्स से एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000। 1,50,000 के लिए आउटपुट क्या चाहिए हमें? देखो यहाँ पे वैल्यू 1, कस्टमर एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1,50,000, रिजल्ट क्या चाहिए उसके लिए? वेरी हाई, ठीक है। नाउ कॉमा नेक्स्ट लाइन, वैल्यू 2, कस्टमर एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? रिजल्ट 2 क्या चाहिए? हाई। देन अगेन कॉमा थर्ड लाइन, अगेन वैल्यू 3, कस्टमर एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। आउटपुट क्या चाहिए मुझे? एवरेज, राइट। अगर इन तीनों केस में एनुअल इनकम की वैल्यू अगर इन तीनों केस में ट्रू नहीं है, मतलब एनुअल इनकम मेरा 1,50,000 से कम है, तो ये लॉजिक लगेगा कि वो 1 लाख से ज़्यादा है, वो चेक करेगा कि 1 लाख से ज़्यादा है क्या। इसमें भी फेल हो गया तो थर्ड लॉजिक चेक करेगी कि 50,000 से ज़्यादा है क्या। अगर वो तीनों कंडीशंस में फेल होता है कि वैल्यू जो है 1,50,000 से भी कम है, 1 लाख से भी कम है और 50,000 से भी कम है, तो इन शॉर्ट फोर्थ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप इल्स कंडीशन दे सकते हो राइटली। यहाँ पे देखो लास्ट में इल्स कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कॉमा देके, लास्ट कंडीशन इल्स मुझे दे दो लो। इफ आई एंटर दिस, वो मुझे सेम आउटपुट देगा। यहाँ पे भी मुझे एवरेज का एक ही में बनेगा। तो कंपेरेटिवली नेस्टेड इफ से दिस वे इज बेटर, राइट। ये लिखने के लिए इजी है, ठीक है, बट अपने अपने यूज केस के हिसाब से, अगर नेस्टेड इफ से देन यूज स्विच, वो इम्प्लीमेंट करना इजी है, अंडरस्टैंड करना इजी है। अगर सेम सिंपल कंडीशन से सिंपल लॉजिक है देन यूज इफ। ओके, समझ में आ रहा है? सिंगल कंडीशन के लिए भी आप स्विच यूज कर सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है, बट अगर इफ कंडीशन से हो रहा है तो इफ कंडीशन यूज करो, अगर नेस्टेड इफ से देन यूज स्विच, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है कुछ स्विच फंक्शन में? नो सर। फाइन, देन नेक्स्ट पार्ट इज, जो हमने कैलेंडर टेबल्स में जो कॉलम्स बनाए थे, राइट, कि हमने डे का कॉलम बनाया, मंथ का कॉलम बनाया, वो सारे कॉलम्स मुझे बनाने हैं डेक्स को यूज करके। यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे कैलेंडर जो है वो कैलेंडर ही बनाना है डेक्स से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें कैलेंडर सेपरेटली प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो कैलेंडर हमें बनाना पड़ता है ऑलवेज। क्योंकि कैलेंडर क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि कैलेंडर्स में एक कंसेक्यूटिव वे से डेट्स होती है, कंसेक्यूटिव डेट्स होती है। कंसेक्यूटिव डेट्स मतलब सीक्वेंस में। हेलो, हाँ बोलो ना सर।